नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जे 2025 को टारगेट करते हुए अपन इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन देखेंगे 11 चैप्टर ग्राउंड वाटर। ओके। तो सबसे पहले जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है एक्वीफर। एक्वीफर क्या है? एक परवियस लेयर ऑफ वाटर है विच यील्ड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नोन एज एक्वीफर। ओके। एन एक्वीफर इजिली ट्रांसमिट द वाटर ड्यू टू इट्स हाई परमिबिलिटी। एक्वीफर की हाई परमिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये इजिली वाटर को ट्रांसमिट कर देता है। इट इज़ अ सैचुरेटेड एरिया बिलो द वाटर टेबल। ये सैचुरेटेड एरिया है वाटर टेबल के नीचे। एग्जांपल फाइन सैंड, कोर्स सिल्ट। इसका एग्जांपल क्या क्या है? फाइन सैंड एंड कोर्स सिल्ट। ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्यूफर। सबसे पहला कन्फाइंड, या कि जिसको आर्टिशियन एक्यूफर्स भी बोलते हैं। इट इज़ वन दैट इज़ कन्फाइंड ऑन इट्स अपर एंड लोअर सरफेस बाय इम्परवियस रॉक फॉर्मेशन ऑन एक्यूक्लूड। ठीक है। कन्फाइंड या कि आर्टिशियन एक्यूफर वो होता है जो कि अपने जो मतलब इसके ऊपर या कि लोअर सरफेस जो होती है वो इम्परवियस रॉक की बनी होती है, मतलब कन्फाइंड होती है। ठीक है। और जिसको एक्लूड भी बोलते हैं। सरफेस ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग स्टैटिक वाटर लेवल इज कॉल्ड पीजोमेट्रिक सरफेस। स्टैटिक वाटर लेवल को कनेक्ट करके जो सरफेस ऑब्टेन होती है उसको पीजोमेट्रिक सरफेस बोलते हैं। आइसोपिस्टिक लाइन आर द कंटूर्स ड्रॉन टू रिप्रेजेंट पीजोमेट्रिक सरफेस। आइसोपिस्टिक लाइन वो लाइन्स है जिसको ड्रॉ किया जाता है पीजोमेट्रिक सरफेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। प्रेशर इज ग्रेटर देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे जो प्रेशर होता है कन्फाइंड या कि आर्टिशियन एक्वीफर्स में, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। प्रेशर ग्रेटर देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके। अब बात करते हैं अनकन्फाइंड या कि नॉन आर्टिशियन एक्वीफर्स की। ये टॉप मोस्ट वाटर बियरिंग स्ट्रेटा है विथ नो कन्फाइंड इम्परमेबल ओवरबर्डन। मतलब एक्लूड नहीं, इसमें नहीं होता, मतलब जैसे नाम पे है अनकन्फाइंड नॉन आर्टिशियन एक्वीफर। ठीक है। ये टॉप मोस्ट वाटर बीइंग स्ट्रेटा है और जिसमें कोई कन्फाइंड इम्परमेबल ओवरबर्डन नहीं रहता। हाइड्रोलिक प्रेशर हेड एट एनी पॉइंट विद इन इट इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर लेवल। हाइड्रोलिक प्रेशर किसी भी पॉइंट पे जितना डेप्थ ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर टेबल है उसके इक्वल होगा। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर टेबल एक्यूफर और फेरेटिक एक्यूफर। इसको वाटर टेबल एक्यूफर या कि फेरेटिक एक्यूफर भी बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पज्ड एक्यूफर की। इफ विथिन अ जोन ऑफ सैचुरेशन एन इम्परवियस डिपॉजिट बिलो अ परवियस डिपॉजिट इज फाउंड। या अगर कहीं पे किसी जोन ऑफ सैचुरेशन में एक इम्परवियस डिपॉजिट मिलता है एक परवियस डिपॉजिट के नीचे, टू सपोर्ट अ बॉडी ऑफ सैचुरेटेड मटेरियल, उसको बोलेंगे पज्ड एक्वीफर। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? पज्ड एक्वीफर वो होता है जैसे एक यहाँ पे एक क्ले का लेंस बना है, तो सिर्फ इतने में बस पानी है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं पज्ड एक्वीफर। अपर सरफेस ऑफ वाटर हेल्ड इन पज्ड एक्वीफर इज कॉल्ड पज्ड वाटर टेबल। ओके। इट इज़ इन द शेप ऑफ इन्वर्टेड लेंस और कप। ये कप के शेप का होता है या कि इन्वर्टेड लेंस का शेप का होता है पज्ड एक्वीफर। ठीक है। अब बात करते हैं लीकी एक्वीफर की। दीज आर ओवरलेन और अंडरलेन बाय सेमी परमेबल स्ट्रेटा। लीकी एक्वीफर्स वो चीज़ होती है जिसको सेमी परमेबल स्ट्रेटा, इसके ऊपर या कि नीचे सेमी परमेबल स्ट्रेटा रहती है। ठीक है। अब बात करते हैं एक्यूटार्ड की। एक्यूटार्ड क्या है? इट इज़ अ लेयर थ्रू विच ओनली सीपेज इज पॉसिबल। ये वो लेयर है जिसके थ्रू सिर्फ सीपेज पॉसिबल हो। दस ईल्ड बहुत इनसिग्निफिकेंट होगा, बहुत ज़्यादा ईल्ड नहीं होगा। इट इज़ पार्सली परमेबल, जैसे सैंडी क्ले, सिल्टी क्ले सॉइल हो गई, मतलब एक्यूटार्ड हो गया वो पार्सली परमेबल। ठीक है। अब बात करते हैं एक्यूक्लूड। इट इज़ अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज एसेंशियली इम्परमेबल फॉर वाटर फ्लो। ठीक है। ये एक्यूक्लूड क्या है? एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसमें जो कि इम्परमेबल होता है कुल मिला के। ठीक है। एक्यूक्लूड इज अ सॉलिड इम्परमेबल लेयर अंडरलेइंग और ओवरलेइंग एन एक्यूफर। ठीक है। एक्यूक्लूड एक इम्परमेबल लेयर होती है, इम्परमेबल सॉलिड लेयर। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? क्ले, इम्परमेबल। ठीक है। फिर आता है एक्यूफ्यूज। एक्यूफ्यूज क्या होता है? ना ही पोरस होता है ना ही परमेबल होता है। ठीक है। देयर इज नाइदर पोरस नॉर परमेबल फॉर्मेशन एंड नो इंटरकनेक्टेड ओपनिंग, हेंस इट कांट ट्रांसमिट वाटर। इससे वाटर ट्रांसमिट नहीं होता। जैसे एग्जांपल क्या है इसका? रॉक्स, सॉलिड ग्रेनाइट रॉक। ठीक है। तो एक्यूफर जो हो गया, पोरोसिटी ज़्यादा होती है, परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। एक्यूटार्ड पोरोसिटी ज़्यादा होती है लेकिन परमेबिलिटी कम होती है। एक्यूक्लूड पोरोसिटी भी कम होती है और परमेबिलिटी तो एकदम खत्म होती है। ठीक है। एक्यूफ्यूज में ना ही पोरोसिटी होती है ना ही परमेबिलिटी होती है। ठीक है।
तो एक्यूफर में पोरोसिटी परमिबिलिटी दोनों होती है, एक्यूफ्यूज में ना ही पोरोसिटी होती ना ही परमिबिलिटी होती, ठीक है। Aquifer in which the water table service as the upper surface of the zone saturation is known as phreatic aquifer. Phreatic aquifer अपन ने पीछे भी देखा, here अनकन्फाइंड या कि नॉन आर्टिशियन एक्यूफर को फेरेटिक एक्यूफर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें वही बोला है कि वो एक्यूफर जिसमें वाटर टेबल सरफेस अपर सरफेस ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन पे होता है उसको बोलते हैं फेरेटिक एक्यूफर। अब देखते हैं कि जोन ऑफ सैचुरेशन किसको बोलते हैं। पोर्शन ऑफ सॉइल थ्रू विच लेटरल मूवमेंट टेक प्लेस इज कॉल्ड जोन ऑफ सैचुरेशन। वो सॉइल का पोर्शन जिसके थ्रू लेटरल मूवमेंट ऑफ होता है उसको बोलते हैं जोन ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। अब बेल्स की बात करते हैं, ठीक है। बेल क्या होता है? वर्टिकल स्ट्रक्चर विच इज डग इन द ग्राउंड फॉर पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग ग्राउंड वाटर टू द अर्थ सरफेस। ये आप सब जानते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको ग्राउंड सरफेस पर डग किया जाता है ताकि पानी को निकाल सकें, इसको बोलते हैं वेल्स, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स हैं। द एलिमेंट दैट वरीज अबाउट प्रोलिफेरेशन ऑफ बीड, उसको क्या बोलते हैं? सबमर्जेंस ड्यू टू फ्लड। द एलिमेंट दैट वरीज अबाउट द प्रोलिफेरेशन ऑफ बीड इज सबमर्जेंस ड्यू टू फ्लड। In one dimensional flow in an unconfined aquifer between two water bodies during recharge, the water table profile is part of ellipse, ठीक है। 1D फ्लो में अनकन्फाइंड एक्यूफर में बिटवीन टू वाटर बॉडीज ड्यूरिंग रिचार्ज द वाटर टेबल प्रोफाइल कैसी होगी? पार्ट ऑफ एलिप्स की जैसी होगी। द लाइन ज्वाइनिंग स्टैटिक वाटर लेवल इन सेवरल बेल्स एग्जॉस्टेड थ्रू अ कन्फाइंड एक्यूफर इज पीजोमेट्रिक सरफेस, ठीक है। वो लाइन जो स्टैटिक वाटर लेवल को सेवरल बेल्स जो एक्सकवेटेड है थ्रू इन कन्फाइंड एक्यूफर ज्वाइन करते हैं उसको पीजोमेट्रिक सरफेस बोलते हैं। वो लाइन पीजोमेट्रिक सरफेस बोलते हैं उस लाइन को। अब कुछ तरह के अलग अलग टाइप के बेल्स हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बेल्स, तो सबसे पहले ओपन बेल जिसको डक बेल भी बोलते हैं, ठीक है। ओपन बेल विच हैव कंपेरेटिवली लार्ज डायमीटर बट लो यील्ड और डिस्चार्ज। ओपन बेल वो होता है जिसके डाया कंपेरेटिवली लार्ज होता है लेकिन यील्ड बहुत कम होता है, ठीक है। लो यील्ड और डिस्चार्ज। इसका डाया कितना होता है? 1 से 5 मीटर का डाया होता है और पेनिट्रेशन डेप्थ 4 से 6 मीटर का होता है, ठीक है। अब ओपन बेल के कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले शैलो ओपन बेल एंड डीप ओपन बेल, ठीक है। सबसे पहले शैलो ओपन बेल, दीज बेल रेस्टिंग ऑन द वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा और डज नॉट रेस्ट ऑन फॉर्मेशन इन परवियस लेयर, ठीक है। ये वो बेल्स हैं जो कि वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा में रखे हुए होते हैं, ठीक है। डीप बेल क्या है? दीज बेल रेस्टिंग ऑन द इम्परवियस लेयर, ये वो बेल्स हैं जो कि एक इम्परविएबल लेयर एक ही मोटा लेयर पे रखे होते हैं, ठीक है। शैलो डेप्थ किसी इम्परवियस लेयर पे नहीं रखा होता, वो एक वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा पे रखा होता है। डीप बेल हैज़ मोर डिस्चार्ज दैन शैलो बेल, डीप बेल में ज़्यादा डिस्चार्ज होता है कंपेयर टू शैलो बेल, ठीक है। अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। मेन एडवांटेज ऑफ इम्परवियस लेयर इज दैट इट गिव्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द ओपन बेल्स रेस्टिंग ऑन द सरफेस। मेन एडवांटेज जो होता है इम्परवियस लेयर का वो ये होता है कि वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है ओपन बेल्स को जो उस पर रखे होते हैं, मतलब डीप बेल्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूब बेल्स की। When a long pipe sunk in the ground intercepting one or more water bearing strata is known as tube। जब एक लंबी पाइप को ग्राउंड पे डाला जाता है पानी ताकि पानी निकाल सके तो उसको बोलते हैं ट्यूब बेल्स। वाटर ऑब्टेन फ्रॉम ट्यूब बेल इज नोन एज सब सरफेस वाटर। जो पानी ट्यूब बेल से ऑब्टेन होता है उसको सब सरफेस वाटर बोलते हैं। मेन रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल इज ड्यू टू ट्यूब बेल एंड हैंड पंप। हैंड पेन और ट्यूब बेल की वजह से ही ट्यूब बेल को मेन रीजन माना जाता है डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है। फॉर लीस्ट इफेक्ट ऑन वाटर टेबल ओनली वन ट्यूब बेल डग इन एवरी 1.5 किलोमीटर स्क्वायर। वाटर टेबल पे ज़्यादा इफेक्ट ना हो उसके लिए 1.5 किलोमीटर स्क्वायर में सिर्फ एक ही ट्यूबवेल होना चाहिए, ठीक है, डक किया जाना चाहिए। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूबवेल बेस्ड ऑन सप्लाई सिस्टम। सप्लाई सिस्टम के बेस पे कितने तरह के ट्यूबवेल हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले कैविटी टाइप ट्यूबवेल। दिस ट्यूबवेल कंसिस्ट ऑफ अ पाइप संक इनटू द ग्राउंड एंड रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ ए स्ट्रॉन्ग क्लिप, ठीक है। ये है कैविटी टाइप ट्यूबवेल। ये ट्यूबवेल में एक पाइप होती है जिसको ग्राउंड में इंसर्ट करते हैं एंड रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लेयर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्ले लेयर में रखी रहती है। स्ट्रॉन्ग क्ले लेयर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग क्ले लेयर है ये कैविटी टाइप ट्यूबवेल, ठीक है। फिर दूसरी टाइप ट्यूबवेल आती है स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल। इट इज़ अनसुटेबल फॉर फाइन सैंड स्ट्रेटा ड्यू टू चोकिंग प्रॉब्लम। चोकिंग प्रॉब्लम की वजह से जो स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल है वो अनसुटेबल होती है फाइन सैंड स्ट्रेटा के लिए, ठीक है। एब्सैनियन ट्यूबवेल स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेनर ट्यूबवेल
इन विच डाया ऑफ द बेल इज 38 mm। एब्सेनियन ट्यूबवेल एक स्पेशल टाइप है स्ट्रेनर ट्यूबवेल का, ठीक है, जिसका डाया होता है 38 mm, ठीक। और ये अनसूटेबल होता है फॉर फाइन सैंड स्ट्रेटा, फाइन सैंड के लिए अनसूटेबल, ठीक है। बात करते हैं स्लॉटेड या कि ग्रेवल पैक टाइप ट्यूबवेल की। स्लॉटेड ऑब्लिक ग्रेवल पैक टाइप ट्यूबवेल, these tubewell used at such place where sufficient depth of water bearing stratum is not available। ये ट्यूबवेल वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे sufficient डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल ना हो, ठीक है। श्राउडिंग इज द मिक्सचर ऑफ ग्रेवल एंड कोर्स सैंड विच इज़ प्लेस अराउंड द स्लॉटेड ट्यूबवेल। श्राउडिंग क्या होता है? श्राउडिंग एक मिक्सचर होता है ग्रेवल और कोर्स सैंड का, जिसको स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल के अराउंड अराउंड लगा दिया जाता है। ये है श्राउडिंग मिक्सचर है ग्रेवल और कोर्स सैंड का। और ये है स्ट्रेनर टाइप स्लॉटेड या कि ग्रेवल पैक टाइप ट्यूबवेल, जिसका नाम भी है ग्रेवल पैक टाइप ट्यूबवेल, तो क्योंकि इसके अराउंड ग्रेवल और कोर्स सैंड का मिक्सचर लगा दिया जाता है, जिसको श्राउडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ डीप स्टेट ट्यूबवेल इन द इंडिया इज स्ट्रेनर ट्यूबवेल। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला ट्यूबवेल कौन सा है? स्ट्रेनर ट्यूबवेल। यील्ड ऑफ स्ट्रेनर ट्यूबवेल एज कम्पेयर टू यील्ड ऑफ स्लॉटेड ट्यूबवेल इज मोर। स्ट्रेनर ट्यूबवेल से स्लॉटेड ट्यूबवेल के कंपैरिजन में यील्ड ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आता है आर्टिशियन या कि फ्लोइंग वेल्स। व्हेन वाटर इज कन्फाइंड अंडर प्रेशर बिलो द लेयर ऑफ रिलेटिवली अनपर्मेबल रॉक नोन एज आर्टिशियन वेल। जब वाटर को कन्फाइंड किया जाए अंडर प्रेशर, एक इम्परमिएबल रॉक के नीचे से पानी निकाला जाए, उसको उस ऐसे तरह के वेल को बोलते हैं आर्टिशियन वेल। वाटर लेवल इज बिलो द ग्राउंड लेवल बट अबव द लोकल वाटर टेबल। इसमें वाटर लेवल जो होता है ग्राउंड लेवल से नीचे होता है, लेकिन लोकल वाटर टेबल से ऊपर होता है। आर्टिशियन वेल है हाईएस्ट स्पेसिफिक यील्ड और वाटर। आर्टिशियन वेल्स की हाईएस्ट स्पेसिफिक यील्ड जो है वो हाईएस्ट होती है, ठीक है, हाईएस्ट स्पेसिफिक यील्ड ऑफ वाटर। अब देखते हैं यील्ड ऑफ वेल, कितने तरह से वेल से पानी निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है व्हेन स्टीडी फ्लो इज कन्फाइंड, ठीक है। तो पहला क्या है? व्हेन स्टीडी फ्लो इज कन्फाइंड। तो जब क्या होता है? स्टीडी फ्लो कन्फाइंड होता है। इसमें दो इक्वेशंस हैं, थीम्स इक्वेशन और ड्यूपेट्स इक्वेशन। तो ये इक्वेशन याद कर लें क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम्पल पे रहती है, और ये इक्वेशन से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ठीक है। तो थीम्स इक्वेशन क्या है? सबसे पहले कन्फाइंड एक्यूफर का वो देख लेते हैं। ये है इम्परमेबल लेयर, कन्फाइंड एक्यूफर, ये है कोन ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे वाटर टेबल है, और ये है अपना ग्राउंड लेवल, ठीक है। और यहाँ पे है इम्परवियस लेयर। थीम्स इक्वेशन क्या है? 2π Kb H2 - H1 ln R2/R1, ठीक है, या कि 2.303 log 10 R2/R1, ठीक है। H1 + S1 इज इक्वल टू S2 + S2। H1 क्या है? जो S1 है, इससे जो कोन ऑफ डिप्रेशन है उससे ऊपर वाटर टेबल तक की डिस्टेंस, और H1 है कोन ऑफ डिप्रेशन से नीचे इम्परवियस लेयर तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो जो H1 + S1 है ये, और H2 + S2 है ये दोनों इक्वल होंगे, यही दिखाया, ठीक है। तो वैसे भी दिख रहा है कि H1 + S1 इज इक्वल टू H2 + S2, ठीक है, मतलब इज इक्वल टू H होगा। ये दोनों मिलके H के बराबर होंगे इसके, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये फार्मूलाज ध्यान रखना है। और ड्यूपेट्स इक्वेशन का फार्मूला क्या है? 2π Kb H - S 2.303 log 10 R/R, ठीक है। यहाँ पे R2/R1 है, यहाँ पे R/R है, S जो होगा वो H - H होगा, ठीक है। ये है R2, ये है R1, ये है R मतलब कि टोटल रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कितना है, और R2 मतलब H1 तक के में रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कितना है वो है, ठीक है। ऐसा है ड्रॉ डाउन। फिर आता है स्टीडी अनकन्फाइंड एक्यूफर। ये है अनकन्फाइंड एक्यूफर, मतलब कि कोई कन्फाइंड नहीं है, सिर्फ इम्परवियस लेयर है, और ये कोन ऑफ डिप्रेशन है, और वही S1 S2 H1 H2 H, ठीक है, R2 R1, ठीक है। इसमें फार्मूला क्या होगा थीम्स इक्वेशन का? π/H2² - H1² अपॉन 2.303 log R2/R1। ड्यूपेट्स का π/H2² - H2 2.303 अपॉन log R/R। अनकन्फाइंड एक्यूफर में रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखना है, 3000 √S, ठीक है। ऐसा है ड्रॉ डाउन, √K है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है।
तो जो कन्फाइंड एक्यूफर में स्क्वायर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, सिर्फ H2 - H1 होगा या कि H - H, और अनकन्फाइंड एक्यूफर में स्क्वायर होगा H2 स्क्वायर या कि H स्क्वायर, ठीक है। H2 स्क्वायर - H1 स्क्वायर या कि H स्क्वायर - H स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस याद रखनी है, क्यू है डिस्चार्ज और यील्ड ऑफ बिल, ठीक है। ये क्यू है डिस्चार्ज और यील्ड ऑफ बिल, ओके। और ये अलग अलग वो दिया गया है, किसको क्या बोलते हैं। बी है थिकनेस, के है परमेबिलिटी, आर है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, R1 R2 है रेडियल डिस्टेंस ऑफ टेस्ट बेल, H1 H2 है वाटर लेवल, ठीक है। अब बात करते हैं स्फेरिकल फ्लो इन बेल्स की। बेल्स में स्फेरिकल फ्लो, ठीक है। इसमें जो क्यू निकालेंगे, दिशा 2π/K/R/S, ऐसा ड्रॉ डाउन, आर है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब कि ये बेल की रेडियस है, ठीक है। रेडियल फ्लो की बात करें तो रेडियल फ्लो कितना होता है, 1/30 इंटू क्यू रेडियल, मतलब 30 टाइम्स ऑफ क्यू, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन बेल की। When vertical bell provided along the banks of a river to draw groundwater in a dry season are called infiltration bell. ड्राई सीजन में जब वर्टिकल बेल बैंक के अलॉन्ग प्रोवाइड किया जाता है पानी निकालने के लिए, उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन बेल, ठीक है। व्हेन वेरियस इन्फिल्ट्रेशन बेल आर कनेक्टेड बाय पोरस पाइप, जब बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन बेल पोरस पाइप से कनेक्ट कर दिए जाते हैं एक सम बेल में, उसको बोलते हैं जैक बेल, ठीक है। एक सम बेल में बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन बेल कनेक्ट कर दिए जाते हैं, उसको बोलेंगे जैक बेल। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं रिलेटेड टू वेल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू वेल, सबसे पहले स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है। वेल यील्ड पर यूनिट ड्रॉ डाउन इज नोन एज स्पेसिफिक कैपेसिटी। एक यूनिट ड्रॉ डाउन में कितना वेल यील्ड होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी। इट डिपेंड्स अपॉन डाई ऑफ वेल, ये डाई ऑफ वेल में डिपेंड करता है, एक्यूफर के थिकनेस और ड्यूरेशन ऑफ पंपिंग पर डिपेंड करता है, ऑब्वियस है, ठीक है। स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होगा, कितना डिस्चार्ज हुआ वेल से अपॉन ड्रॉ डाउन कितना हुआ, ठीक है, Q/S। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पम्प्ड बेल टू द पॉइंट वेयर द ड्रॉ डाउन इज जीरो। सेंटर ऑफ पम्प्ड बेल से वो पॉइंट जहाँ पे ड्रॉ डाउन जीरो होता हो, या कि डिस्टेंस ऑफ द कोन ऑफ डिप्रेशन इज कॉल्ड एरियस ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। सेंटर पम्प बेल के सेंटर से वो पॉइंट जहाँ पे ड्रॉ डाउन जीरो होता हो, या कि जो कोन ऑफ डिप्रेशन है उसका डिस्टेंस, उसके डिस्टेंस को रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं, ठीक है। उस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं और उसके रेडियल डिस्टेंस को रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो यहाँ से इस डायग्राम से समझते हैं अपन, ठीक है। तो ये है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, सेंटर ऑफ पम्प्ड बेल से जहाँ पे ड्रॉ डाउन जीरो होता है वहाँ तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं, या कि कोन ऑफ डिप्रेशन के रेडियल डिस्टेंस को रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगा रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, यहाँ पे शो किया गया है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, ये है पूरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और इसके रेडियस को रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है। सर्कल ड्रॉ फ्रॉम रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस इज नोन एज, जो पूरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस से सर्कल ड्रॉ होगा उसको बोलेंगे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। मतलब इस पेज में जो ये है, इस डायग्राम में ये है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। When a circle of influence is overlap with another circle, the yield of well decreases. अगर एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस दूसरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस दूसरे सर्कल ऑफ यील्ड से दूसरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से ओवरलैप हो जाता है, तब बेल की यील्ड डिक्रीज हो जाएगी। दो बेल्स के बीच का डिस्टेंस 75 से 180 मीटर होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू बेल्स 75 to 180 मीटर। अब बात करते हैं सेफ फील्ड की। सेफ फील्ड क्या होता है, maximum rate at which withdrawal of groundwater in the basin can be carried without producing undesirable result। सेफ फील्ड वो होता है कि मैक्सिमम रेट से अपन ग्राउंड वाटर को बेसिन में निकाल सके बिना किसी अनडिजायरेबल रिजल्ट के, उसको बोलते हैं सेफ फील्ड, ठीक है। स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है, SY actual volume of water that can be extracted by the force of gravity from a unit volume of aquifer material is known as specific yield, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर मटेरियल से फोर्स ऑफ ग्रेविटी की मदद से जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक यील्ड, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर मटेरियल से फोर्स ऑफ ग्रेविटी की मदद से जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक यील्ड। स्पेसिफिक रिटेंशन या कि फील्ड कैपेसिटी किसको बोलते हैं, स्पेसिफिक रिटेंशन या कि फील्ड कैपेसिटी। फ्रैक्शन ऑफ वाटर हेल्ड बैक इन द एक्यूफर इज नोन एज स्पेसिफिक रिटेंशन। वो फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो कि एक्यूफर पर बच जाता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन या कि फील्ड कैपेसिटी। एन इज इक्वल टू स्पेसिफिक रिटेंशन प्लस स्पेसिफिक यील्ड,
एन है पोरोसिटी, पोरोसिटी होता है स्पेसिफिक रिटेंशन कितना हुआ और स्पेसिफिक यील्ड कितना हुआ, ठीक है। तो वो वाटर जो एक्यूफर पे बच जाता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन या कि फील्ड कैपेसिटी। कोन ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो वो क्या होता है, इफ़ द एक्यूफर इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक एंड वाटर टेबल इज एज्यूम्स अ कोनिकल शेप, उसको बोलते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन। अगर एक्यूफर होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है और वाटर टेबल को एक कोनिकल शेप में एज्यूम करो तो उसको बोलेंगे कोन ऑफ डिप्रेशन। हालांकि कोन ऑफ डिप्रेशन ये होता है जो ये है कोन ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एक कोन तरह बनता है, इसको बोलते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन, जो अपन वहाँ पे देखे भी, ठीक है, पीछे डायग्राम पे जो अनकन्फाइंड और कन्फाइंड का डायग्राम था, हियर दिस इज कोन ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। Okay, in an unconfined aquifer it represent the drawdown water table, but in confined it represent the pressure drop around the well. Unconfined aquifer में cone of depression represent करता है drawdown of water table, लेकिन confined aquifer में confined layer में ये pressure drop well के around pressure drop कितना हो वो represent करता है, ठीक है। base of cone of depression is called drawdown, कोन ऑफ डिप्रेशन के बेस को ड्रॉ डाउन बोलते हैं, ठीक है, वो अपन ने पीछे डायग्राम्स में देखा भी। अब बात करते हैं वेल लॉस की। व्हेन वाटर इज पम्प्ड आउट ऑफ वेल द टोटल ड्रॉ डाउन कॉज्ड इंक्लूड्स नॉट ओनली दैट ऑफ logarithmic drawdown curve at the well face but also drawdown caused by flow through well screen and axial movement within well. The drawdown is called well loss, ठीक है। तो जब वाटर को पंप किया जाता है, पंप आउट किया जाता है वेल से, तो जो टोटल ड्रॉडाउन होता है उसमें सिर्फ नॉट ओनली इंक्लूड्स उसमें सिर्फ लॉगरिथमिक ड्रॉडाउन कर्व जो बेल फेस पे है वो सिर्फ नहीं इंक्लूड होता, लेकिन जो ड्रॉडाउन फ्लो वेल के स्क्रीन से फ्लो हुआ और एक्सियल मूवमेंट की वजह से हुआ वो भी इंक्लूड होता है। तो सी ड्रॉडाउन को बोलते हैं वेल लॉस। वेल लॉस मतलब कुल मिला के जो ड्रॉडाउन कर्व से पानी गया सिर्फ वही इंक्लूड नहीं होता, जो बेल था उसके जो स्क्रीन से बगल से और एक्सियल मूवमेंट हुआ है जो वाटर, उसको बोलते हैं वेल लॉस। सिंपल भाषा में इसमें ऐसे याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं रिक्यूपरेशन ऑफ वेल की। आफ्टर स्टॉपिंग पंपिंग accumulation of water in the influence zone started and this phenomenon is known as recuperation और रिकवरी ऑफ वेल। पंपिंग के रुकने के बाद पानी फिर से एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है इन्फ्लुएंस जोन में, और इस फिनोमिना को ही बोलते हैं रिक्यूपरेशन या कि रिकवरी ऑफ वेल, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या होता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या है? इट इज़ अ टेक्निक बाय विच इनफिल्ट्रेट वाटर पासेस थ्रू अनसेचुरेटेड रीजन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड ज्वाइन द वाटर टेबल। ये वो टेक्निक है जहाँ से इनफिल्ट्रेट वाटर पास करता है अनसेचुरेटेड रीजन ऑफ ग्राउंड वाटर से और वाटर टेबल को ज्वाइन करता है, ठीक है। रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर विच इज़ नोन एज वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर को यूज़ किया जा सकता है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, जिसको बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर दैट रन्स ऑफ फ्रॉम द रूफ टॉप पार्क्स रोड ओपन ग्राउंड्स एक्सेट्रा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि रेन वाटर को का स्टोरेज जो कि रूफ टॉप पार्क रोड्स या कि ओपन ग्राउंड्स से जो सरफेस रन ऑफ होता है उसको स्टोर करके रखने को रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर है बावरिस इज यूज इन ओल्डन टाइम्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बावरिस को यूज़ किया जाता था ओल्डन टाइम्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द सॉइल टाइप, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोफिजिकल एंड क्लाइमेट, रेनफॉल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजन। ये डिपेंड करता है सॉइल टाइप पे, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोफिजिकल, क्लाइमेट, रेनफॉल टेम्परेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज डिपेंड करता है कि सॉइल टाइप कैसा है, जियोमॉर्फोलॉजी कैसा है, जियोफिजिकल और क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, रीजन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है रीजन का, रेनफॉल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है। अब कुछ मेथड्स देख लेते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज के क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है। तो क्या क्या मेथड्स है ग्राउंड वाटर रिचार्ज के? बाय कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम बना दो कि रिचार्ज करो ग्राउंड वाटर को, बाय रिचार्जिंग ड्राई एंड अबेंडेंट वेल्स एंड पॉन्ड्स, एफोरेस्ट्रेशन करके, कैनाल इरिगेशन कुछ बाय स्विचिंग टू कैनाल इरिगेशन करके, बाय चेकिंग कंक्रीटिंग ऑफ ओपन एरियाज इन सिटीज़, चेक करो ओपन एरिया से कंक्रीटिंग जो सिटीज़ में हुई है, अडॉप्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन बिल्टअप एरियाज, ठीक है। मतलब कि जो ओपन एरिया को कंक्रीट ना होने दो, सिटीज़ में ओपन एरिया कंक्रीट होंगे तो इम्परमेबल हो जाएंगे तो वहाँ से वाटर अंदर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है।
बाय कंस्ट्रक्शन न्यू पॉन्ड्स, विलेज में नए पॉन्ड्स बनाओ। बाय कंट्रोलिंग द वाटर कंजप्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, वाटर कंजप्शन को कम करो और वेस्ट वाटर जो है इसको रिसाइकिल करो। तो ऐसे करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। रिचार्ज पिट्स बनाओ, रिचार्ज पिट्स शाफ्ट के साथ, रिचार्ज डक बेल्स, रिचार्ज पॉन्ड्स बनाओ, ठीक है। अब कुछ नोट्स है वो देख लेते हैं। भंडारा इज अ वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड कैन बी यूज फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज। भंडारा एक ग्राउंड वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर है जिसको यूज़ किया जा सकता है ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। ट्यूब बेल्स एंड हैंड पंप्स आर यूज फॉर इरिगेशन इज द मेन रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। वो अपन ने पहले भी देखा, ट्यूब बेल्स और हैंड पंप जो इरिगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं वो मेन रीज़न है डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल के, ठीक है। इसलिए ट्यूब बेल्स को अपन ने वो भी देखा कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर स्क्वायर में एक ही ट्यूब बेल देने का प्रावधान होना चाहिए। इनफिल्ट्रेशन गैलरी आर यूज टू ट्रैप ग्राउंड वाटर इन सैंडी रिवर। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज का यूज़ किया जाता है ग्राउंड वाटर को ट्रैप करने के लिए सैंडी रिवर में, ठीक है। अब देखते हैं ग्राउंड वाटर टेबल में भी लोवर्ड बाय किस मेथड से ग्राउंड वाटर टेबल लो हो जाता है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड से लो हो जाता है, वैक्यूम मेथड से, वेल पॉइंट सिस्टम से, सैलो एंड डीप वेल सिस्टम से, ठीक है। इससे ग्राउंड वाटर टेबल लो हो जाता है इन फॉलोइंग मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर चैप्टर कंप्लीट होता है और इसी के साथ इरिगेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है। ओके, सो थैंक यू सो मच।